Hello, everyone, and welcome back. Thank you for the love that you've shown to the first session of our series of literary theory, the book that we're doing, P.K. Nair, Contemporary Literary Theory and Cultural Studies. So, this is the second session. I had to, of course, continue with it. I hope that you'll keep showing the love as we move forward with this book. Um, as a courtesy, please share the session, please share the series with others that you know. You can just simply put it up as your status anywhere, and it might reach other people who need it. Let's move on with the series, and we are talking about structuralism. Today we start with the core structuralism, the father of structuralism, who is Ferdinand de Saussure. Okay, so we've reached here. If you remember, we yesterday we talked about new criticism. It was the to form the basis of structuralism. तो आज हम लोग ओपनिंग मूव्स की तरफ जा रहे हैं. सोशियोरियन लिंग्विस्टिक्स की हम आज बात करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्डिनेंड डी सॉस्योर्स 1915 वर्क, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका 1959 में आया था, proposed that language was a system in which various components existed in relation to each other. कल हमने बड़ी सिंपल सी एक बात सीखी, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है. कोई भी एक बड़ा स्ट्रक्चर, उसके अंदर उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स, उसके यूनिट्स होते हैं, और उन यूनिट्स का आपस में जो रिलेशन है उनको देखते हुए हम लोग मीनिंग को जनरेट करते हैं. जैसे एक फैमिली ले लो, अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल. आपकी फैमिली है, वो एक स्ट्रक्चर है. फैमिली के यूनिट्स क्या हैं? आप डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हो, आपस में आपका जो रिश्ता है दैट विल डिफाइन और दैट विल जनरेट मीनिंग, दैट विल प्रोड्यूस द डिस्कोर्स ऑफ व्हाट अ फैमिली इज. वहां से मीनिंग निकल के आया. तो सॉस्योर ने भी यही प्रपोज किया कि लैंग्वेज भी एक सिस्टम है पूरा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं और एग्जिस्ट करते हैं वो रिलेशनशिप में, आपस में. So what Saussure was proposing was a radical rethinking of the nature of language. अभी तक लैंग्वेज को के बारे में इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी. अभी हमें लगता है कि यार ठीक है, हाँ ओके है, मतलब लैंग्वेज एक सिस्टम है, उसमें मीटर है, राइम है, वर्ड्स इस तरह से बने हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट उस टाइम पे इट वाज अ वेरी रेडिकल मूव बिकॉज नोबडी हैड थॉट अबाउट लैंग्वेज इन दिस टर्म. It is not enough to see how words acquire meaning over time, what is called a diachronic study. So please take a note here. दो तरह की स्टडी है, डायक्रॉनिक स्टडी और सिंक्रोनिक स्टडी. एक मेरा शॉर्ट वीडियो भी है, उस पर आप लोग जाके देख सकते हो. शॉर्ट ये डायक्रॉनिक स्टडी होता है, जैसे उन्होंने लिखा है कि हाउ वर्ड्स अक्वायर मीनिंग ओवर टाइम. पास्ट में एक कोई वर्ड था, वो कैसे इवॉल्व हुआ, उस एटिमोलॉजी में जाना, उसके वो इवॉल्व होके कैसे कैसे बना. एक तो ये स्टडी हो गई. सिंक्रोनिक स्टडी होता है प्रेजेंट टाइम में उस वर्ड की स्टडी करना. आज इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बिकॉज जब हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, हम आज के मतलब के हिसाब से मीनिंग को जनरेट करते हैं. आप ये तो नहीं ना देखते, जैसे मैं बोल रही हूँ द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड इज एक्सट्रीमली ग्लैमरस. यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड. ऐसा तो नहीं है ना कि आप देखोगे कि अच्छा ग्लैमरस तो पास्ट में मैं चले जाऊंगी अब, और पास्ट में ग्लैमरस का मतलब तो विच, ग्लैमर तो विच से रिलेटेड था. तो क्या मैं बॉलीवुड के वर्ल्ड को विच क्राफ्ट का वर्ल्ड बोल रही हूँ? नो, राइट. Synchronic study is the study of the words, how words acquire meaning in the present time. And that is what Saussure preferred. Okay? We need to see how words mean within a period as a part of a general system of language. And this is the synchronic study where we look at words within the current state of the language and not at its history. Okay, so ये opening move हो गया Saussurian linguistics का. He's talking about language being a system. There are different various components in language and they exist in relation with each other. Number one. Second number पे हमने बात की क्या synchronic और diachronic study की. Diachronic study, studying how words acquire meaning over time, and synchronic study, how, just a minute.
तो ये दो हमने चीजें समझ ली यहाँ पे. Now this is self. What we listen to a sentence like looks glamorous. So we immediately understand what it means, है ना? बड़ा glamorous लग रहा है, बहुत glam, glamour, बहुत सारे words इसके अंदर आ जाते हैं. We are not aware that any of those words had a different meaning before in history. Glamour was in fact a term used to describe witches. Oops, film star बुरा मान जाएगा. हम लोग बोल रहे हैं कोई भी XYZ looks so glamorous. अभी उसको पता लगा कि ये तो डायक्रॉनिक स्टडी अगर उसने विच बोल रहे हैं. So we understand the meaning as a part of the language system today. So Saussure makes 3 significant moves. बहुत इजी है, बहुत आपको टिप्स पे याद आ जाएगा. जब उन्होंने लैंग्वेज को एनालाइज करना शुरू किया तो उन्होंने 3 चीजें बताई. सबसे पहले वो लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं 2 कंपोनेंट्स में, लॉन्ग एंड पैरोल. The set of rules by which we combine words into sentences, use certain words in certain ways, rules which are rarely altered and which all uses of a language follow, is termed as long. ठीक है, क्या होता है long? अब please remember this lang, although it is spelled as LANGUE. तो इंग्लिश के हिसाब से लैंग हो गया, लेकिन बिकॉज इट इज अ फ्रेंच वर्ड, लॉन्ग इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर लैंग्वेज और सिस्टम, सो इट इज प्रोनाउंस्ड सिमिलर टू द वर्ड LONG. ओके, लॉन्ग. अब एक लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है. उस ग्रामर के हिसाब से हम लोग अलग अलग वर्ड्स को एक सेंटेंस में फॉर्म करते हैं. हम लोग बोलते हैं द बॉय गोज टू द मार्केट, सेंटेंस बन गया. हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, मार्केट बॉय गोज. दिस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट बिकॉज वी नो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो बॉय सब्जेक्ट, वर्ब क्या आ गया, गोज, मार्केट आपका ऑब्जेक्ट आ गया. सेट है, रूल्स बने हुए हैं. So we combine the words into a sentence. We use certain words in certain ways. हम लोग the boy go तो नहीं बोलते, हम लोग goes बोलते हैं because हमें पता है कि इस तरह से बनेगा वो, कौन सा form of verb लगेगा, कौन सा tense लगेगा. We know that because we know the rules. और rules are very rarely altered. इसको हमने कहा है long. फिर आता है everyday speech where we use words in particular context. This is parole. रूल्स तो लिख गए, किताब में लिख दिए गए हैं, लेकिन अब हम जब एवरीडे यूज में एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी फॉर एग्जांपल, अगर हम हिंदी का यूज कर रहे हैं, रूल्स आप देखो कैसे हैं हिंदी के. और अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो इसका मतलब फिर आप प्रॉपर हिंदी बोल रहे हो ना. लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोलते. एवरीडे यूज में हम लोग बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं. हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स, फ्रेंच के वर्ड्स, अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स, अलग अलग भाषाओं के शब्द हम यूज नहीं करते. वो हमारा परोल है, हम कैसे बोल रहे हैं, एवरीडे स्पीच हमारा. टू यूज एन एग्जाम्पल, लॉन्ग इज लाइक द मैथमेटिकल टेबल्स. The tables are a system of rules and tools for use. The everyday calculations we do, from prices in shops to simple totaling, अच्छा ये 15 का, ये 30 का, ये 40 का, टोटल इतना हो गया, ये आ गया परोल का इंस्टेंस, where we employ that, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रूल्स को एक प्रैक्टिकल टर्म्स में. So if long is the system of rules, then conventions that govern how we use words and meanings, parole is then the language in context. In most cases, we are not aware of the long component. हमें नहीं पता होता कई बार. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैबिट. अभी मैं आपको क्विकली कोई क्वेश्चन पूछ लूं ग्रामर का, कि आई के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा. मे बी सम ऑफ यू नो, मे बी सम ऑफ यू विल जस्ट गेट कंफ्यूज्ड कि यार फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, भूल गए. लेकिन हमारी हैबिट है यूज करने की
आई गो टू द मार्केट, तो मुझे पता है कि मेरे को ऐसे ही बोलना है, आई गोज टू द मार्केट नहीं मैं बोलूंगी. वाई? बिकॉज हैबिट फॉर्म हो चुकी है ना. We use the system of conventions by habit, and are not always alert to the large structures of language in everyday use. So we are fine with parole, but sometimes long, weak hai. Parole therefore is the live language, है ना. Then ये तो हो गया फर्स्ट मूव, लॉन्ग एंड parole. फिर आता है सेकंड मूव. Saussure proposes a relational theory of language. Second, please remember, क्या कहते हैं ये? Words existed in relation to other words. रिलेशनल थ्योरी दे रहे हैं ये लैंग्वेज की, और ये कहते हैं कि हमेशा जो है कोई सेंटेंस है तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो आपस में रिलेशनशिप में ही समझे जाते हैं. द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड वॉज डिपेंडेंट अपॉन द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ कि दिस इज अ रेड हैट. अभी तो आप तो क्विकली समझ गए, लेकिन अगर धीरे धीरे समझें, एक जैसे बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तो वो बाइनरीज में कई बार समझता है, या वो ये सेम साउंडिंग वर्ड्स, हैट, बैट, कैट. अच्छा, दिस इज अ रेड हैट. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैट बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अ कैट, इट इज नॉट अ रैट, इट इज अ हैट. तो एक तो वर्ड्स रिलेशनशिप में आ गए कि दिस इज अ हैट. दूसरा, you understood the meaning of the word, every word. I'm taking an example of hat because it was dependent upon the meaning of other words, rat, bat, cat. So meaning was the result of being able to recognize what? The difference between the words. You understand cat is cat because it is not a bat, it is not a hat, it is different. तो जो ये relationship है words का आपस में, वो किस चीज का है? डिफरेंस का है. It is different from other word, and that is the relationship between the words here. So it is different in terms of the sound produced, the way in which it is written, everything. जैसे अब आप छोटे बच्चे को सिखा रहे हो, आप लोग सेम साउंडिंग वर्ड्स जनरली साथ में सिखाते हैं. जब आप स्पेशली लिखवा रहे हो, आपने कहा लिखो CAT, AT बच्चे को लिखने आ गया, सी से क का साउंड निकल रहा है तो कैट. फिर आप उसी को रिप्लेस कर देते हो ब, बैट, ह, हैट, र, रैट. तो बच्चा उसी से समझ रहा है, वो डिफरेंस समझ रहा है उसका. सो यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स इन रिलेशन टू ईच अदर, एंड द रिलेशन इज दैट ऑफ डिफरेंस. Meaning thus emerges in the difference or opposition between words. We work with binary or paired oppositions. या तो binary हो सकता है कि रात और दिन, बॉय एंड गर्ल, इनसाइड आउटसाइड, ऐसे भी सिखाते हैं. या फिर पेयर्ड ऑपोजिशंस हो सकते हैं टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड साउंड्स इन स्पीच. कैट, बैट, हैट, ये आपके साउंड्स, सेम साउंड्स वाले आ गए. They are related to each other because they belong to the same system and because they make sense only in being different from each other. So we would not be able to recognize cat as a unique word if we did not have other words from which it is different. So what we therefore have is a principle. This principle is the structure of language itself, that of difference and opposition. Language imposes its structure. तो लैंग्वेज अपना स्ट्रक्चर इम्पोज कर रही है यहाँ पे, और वो क्या स्ट्रक्चर है? ये जो रिकॉग्नाइज डिफरेंस है कैट और हैट के बीच में. Whatever be the individual contexts in which the sounds or words are being used, we are aware of this system. हमारे दिमाग में घुस गया ये सिस्टम. अब आप कहीं पे भी इन वर्ड्स को यूज करो, आपके दिमाग को पता ही डिफरेंट वर्ड्स हैं, एंड योर माइंड मेक्स सेंस ऑफ इट लाइक दैट. So we learn to use the differences that generate meanings. Finally, third. ठीक है. फर्स्ट मूव क्या था? लॉन्ग एंड परोल. सेकेंड मूव क्या था? रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. थर्ड मूव ये सजेस्ट करता है that words and their meanings are not natural but created through repeated use and convention. एक कैट को हम कैट क्यों बोलते हैं? क्या कैट वर्ड में कोई ऐसी फीचर्स हैं
that are similar to the animal cat? नहीं. वर्ड्स एंड देयर मीनिंग आर नॉट नेचुरल. ऐसा नहीं है कि नेचर में ऐसा कोई चीज है कि हम ट्री को ट्री बोल रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट द रिपीटेड यूज कि ट्री को हमने ट्री नाम दे दिया तो रिपीटेड यूज की वजह से उसका नाम ये पड़ गया. अदरवाइज द वर्ड ट्री एंड द मीनिंग ऑफ ट्री हैव नथिंग इन कॉमन. आर्बिट्ररी है. So the word cat does not naturally refer to a four-legged furry animal of a particular kind with particular habits. No. The pronunciation or writing of the word does not invoke the animal. कि अचानक से अच्छा जी पहली बार बच्चे को आप बोल रहे हो ये कैट है, उसको समझ में आ गया अच्छा कैट मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ फोर लेग्ड एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. वी हैव कम टू एसोसिएट द नेम और वर्ड कैट टू द एनिमल थ्रू लॉन्ग यूज. आपका नाम जो भी है पूजा, शीतल, एनी क्यों है? हमारे पेरेंट्स ने ऐसा तो कोई नहीं देखा कि ये फीचर है इस मेरे बच्चे का तो ये हम वर्ड नाम रखेंगे, नहीं. नाउ वी हैव बीन कॉल्ड दिस सो बिकॉज ऑफ द रिपीटेड यूजेज. बंद कर दो. बिकॉज ऑफ द रिपीटेड यूजेज आपको ये बोला जाता है. So there is no real relationship between the word and its meaning. Meaning is attributed through its use by a community of language users. तो मीनिंग कैसे आता है? एट्रीब्यूटेड है. कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज यूजर्स ने दे दिया नाम. तो ये तीसरा मूव है. लैंग्वेज को इतने डीपली एनालाइज कर रहे हैं. तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1915 और 1959. ठीक है. दूसरा सिंक्रोनिक स्टडी वर्सेस डायक्रॉनिक स्टडी. तीसरा लॉन्ग एंड परोल. चौथा द रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. पांचवा द वर्ड एंड इट्स मीनिंग. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग. इट इज आर्बिट्रेरी इन नेचर. तो ये 5 चीजें एकदम अब टिप्स पे हो जानी चाहिए आपकी. ठीक है. ये सेम है. द वर्ड सिग्निफायर. अब 6th चीज हम देख रहे हैं. व्हाट इज सिग्निफायर एंड व्हाट इज सिग्निफाइड. The cat might very well see itself as man or tiger, but humans have given the name cat to it. Whatever the cat may think of itself. हो सकता है cat की दुनिया में उनकी भाषा में वो cat नहीं है, उसका नाम human है. So the word, अब जो word है cat, stimulus दिया मैंने आपको, वो signifier है, is connected to the meaning or concept. अब हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड्स. ठीक है. मैं आपको एक वर्ड देती हूँ कार. जैसे ही मैंने आपको कार वर्ड दिया आपके दिमाग में एक कार की इमेज बन गई होगी या मीनिंग जनरेट हो गया होगा ना. तो जो वर्ड है कार वो सिग्निफायर है. जो मीनिंग आपके दिमाग में क्रिएट हुआ, कॉन्सेप्ट जो आया दिमाग में, वो सिग्निफाइड है. व्हाट डज द वर्ड सिग्निफाई? सो द वर्ड, द सिग्निफायर एंड द कॉन्सेप्ट. द सिग्निफाइड is purely arbitrary in nature. मतलब कोई real relationship नहीं है. एमी है, arbitrary है. Together the signifier and signified constitute a sign. What is a sign? Signifier plus signified is a sign. अब for Saussure the sound was a material manifestation of the abstract concept. Words are signs that enable us to understand the concept or the object. Words are like a form of transport that takes you to the object or concept. They help us construct the concept in our mind. Sound. Sound जो है ना वो manifestation है एक abstract concept की. कोई भी चीज, कोई भी abstract concept. जो words है वो signs की तरह है. वो हमें हेल्प करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. अब नाम नहीं देंगे हम तो हम लोग कैसे, लैंग्वेज नहीं देंगे किसी चीज को तो समझेंगे कैसे चीज को. तो वर्ड्स एक ट्रांसपोर्ट का फॉर्म है जो आपको उस ऑब्जेक्ट तक लेके जाता है या उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचाता है. वर्ड्स व्हीकल की तरह है वो. दे हेल्प अस कंस्ट्रक्ट द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड. Saussure's मूव इज अपेरेंटली वेरी सिंपल, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए ना, लोगों ने Saussure के थ्योरीज अपने वर्क पे अप्लाई किया, अलग अलग जगहों पे अप्लाई किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हो गए फिर.
far reaching. He was undermining the very notion of language by proposing the relationship between words and meanings as arbitrary. The structure of language ensures that when we use words, jitna bhi arbitrary ho their meaning might be, we register certain differences and make sense of them. चाहे वो रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है, लेकिन हमारा दिमाग रजिस्टर कर लेता है और हम फिर सेंस बना लेते हैं. व्हाट इज एन अम्ब्रेला, वी नो what is an umbrella, we know what is an animal, what is a chair, what is a table, what is a glass. We make sense of it. Thus, even though the term cat is only arbitrarily connected to the animal, we still make sense of it because it is different from other words that are equally arbitrary in their relationship with things. So this means the words in a language do not refer to a reality but to other words from which they are different. तो reality में अगर हम देखें, जो वर्ड्स हैं, एक लैंग्वेज में जो वर्ड है बैट, वो किसी रियलिटी को रेफर नहीं कर रहा है. हमने सिर्फ उसको एक लैंग्वेज में एक वर्ड दे दिया है. इट इज ओनली रेफरिंग टू अनदर थिंग. मतलब आपके दिमाग में बैट इज अ बैट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैट. तो चेन बनती जाती है, वो हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट उस पे फोकस करते हैं. We are able to distinguish between real things because the words for them are different. So, language is therefore a system that constantly refers only to itself, not to reality. We can now summarize three principles here. So, arbitrariness की बात हो रही है. Words have no real connection to their meanings. Words का और meaning का कोई relationship नहीं है. Relationship में है words. Words make sense to us because they are in relationship with other words, and the relationship is that of difference. Right? Words are therefore related to each other in the form of difference and have no absolute value of their own, as we have seen above. And systematicity. The structure of language or the system ensures that we recognize different. एक system बना हुआ है. तो लैंग्वेज अगर एक स्ट्रक्चर है, जो उसका जो सिस्टम बना हुआ है पूरा, वो ये इंश्योर करता है कि हम लोग इस जो डिफरेंस है लैंग्वेज में, उसको रिकॉग्नाइज करें. लेटर सोशियल आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स वर अडॉप्टेड बाय, प्लीज नोट, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस. क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. वो आए और सोशियोर के आइडियाज को अडॉप्ट किया एंथ्रोपोलॉजी में. इन्होंने कहा मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, मैं रिचुअल्स को स्टडी करता हूँ, मैं मिथ्स को, रिश्तों को, किनशिप्स को स्टडी करता हूँ, तो मैं भी उनको स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखना चाहता हूँ कि उसमें ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जो आपस में रिलेशनशिप में हैं, क्या वो डिफरेंस के रिलेशनशिप में हैं, आर्बिट्रेरी है चीज़ें. दिस क्रिएटेड द डिसिप्लिन. एक नया डिसिप्लिन निकल के आ गया, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी. So, in terms of literary and cultural criticism, Saussure's structural theory of language provides particular insight and approaches as follows. अब Saussure का जो ये पूरा theory था language का, वो हमें कुछ insights देता है. क्या? It suggests that एक poem अगर हम पढ़ रहे हैं, उसका जो content है, या film है, या play है, it is dependent upon the form in which the themes are expressed. जो कंटेंट है, जो कहानी है, फॉर एग्जांपल एक पोम में या फिल्म में, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उसकी थीम्स पे. अगेन रिलेशनशिप आ गया. द इफेक्ट ऑफ अ पोम और अ फिल्म इज द रिजल्ट ऑफ एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. अगर अच्छा एक इफेक्ट हो रहा है, अब बहुत अच्छी मूवी थी, कई बार अच्छी मूवी भी होती है, अच्छी कहानी होती है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाती. क्यों? शायद इफेक्टिव कॉम्बिनेशन नहीं दिखाया जाता एलिमेंट्स का. लेकिन अगर वो डिलीवर हो जाए अच्छे से, जितने उसके एलिमेंट्स हैं, एक फिल्म के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इफेक्ट्स हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे एक्टिंग हो, वो सब आपस में मिल के इफेक्टिव तरीके से आए बाहर, तो बन गई बात. एंड इफ दे हैव बीन अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे. तो आप देख रहे हो ना, इसी चीज को आप अलग अलग चीजों पे कैसे अप्लाई कर सकते हो. एक फिल्म पे अप्लाई कर दिया, एक पोएट्री पे अप्लाई कर दिया. फॉलोइंग फ्रॉम द अबव टू, वी कैन से दैट देयर इज नो कंटेंट विदाउट फॉर्म. कंटेंट है ही नहीं अगर उसका पूरा फॉर्म नहीं बना होगा. कंटेंट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्म. इट इज पॉसिबल टू अनकवर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फिल्म और अ पोम, है ना. अब बेसिक प्रिंसिपल्स
को अनकवर कर सकते हो कि ये चीज़ें हैं, या फिर एक फ़िल्म में क्या-क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, आप उसको डिसमेंटल कर सकते हो। द ग्रामर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एंड फॉलोज़ स्पेसिफिक रूल्स दैट फंक्शन लाइक लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑपोज़िशन, डिफरेंस एंड रिलेशनैलिटी। अगर एक पोएट्री को आप देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर की तरह, तो जो ग्रामर है उसका, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो जो ग्रामर है इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, और वो स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करता है जो लैंग्वेज की तरह फंक्शन करते हैं। ऑपोजिशन, डिफरेंस, रिलेशनैलिटी से कल्चर itself has an underlying organization or structure where different elements are combined to generate meaning। अगर आप लार्जर कल्चर को देखें तो कल्चर के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी हैं जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स आपस में काम कर रहे हैं टू जनरेट मीनिंग। So Saussure proposed that the link between the word, which is a signifier, and the concept is based on the difference between the sounds or our ability to distinguish between them. The relationship between sounds and it is purely arbitrary, जहाँ पे जो sound या word है does not describe the object, but is assumed to do so by convention and repeated use. So Saussure's ideas were also appropriated by the linguists and literary critics in Europe and Russia. अब जैसे क्लॉड लेविस स्ट्रॉस ने एंथ्रोपोलॉजी में लिया, वैसे ही अलग अलग जगह पे रशिया में लिया तो रशियन फॉर्मलिज्म हम बात करते हैं, यूरोप में बहुत सारे क्रिटिक्स ने सॉसियोस के आइडिया को अप्रोप्रिएट किया। रशिया में जो मोड आया लिटरेरी क्रिटिकल एनालिसिस का, इसी के टाइम पे डेवलप हुआ था, जब लैंग्वेज की थ्योरीज आ रही थी, उसको हम बोलते हैं रशियन फॉर्मलिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रशियन फॉर्मलिज्म से शुरू करेंगे। आई होप दिस वाज क्लियर। सॉस्योर कीप रिवाइजिंग, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या क्या हमने बात की उसको बार बार अपने दिमाग में, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करते रहोगे कि ठीक है, अभी आपने देखना है सॉस्योर कब कौन सी सेंचुरी में आए, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स का डेट क्या है, उसके बाद आपने देखना है उसकी ट्रांसलेशन कब हुई और किसने की। अब देखो, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो था वो सॉस्योर ने लिखी नहीं थी, उसके लेक्चर्स थे जो बच्चों ने उनके कंबाइन किए हैं, कंबाइन करके फिर बुक फॉर्म में आया वो। तो कौन थे वो जिन्होंने कंबाइन किया, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। सॉस्योर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सिंक्रोनिक स्टडी क्या है, डायक्रॉनिक स्टडी क्या है, बाइनरी ऑपोजिशन से हम कैसे मीनिंग्स को समझते हैं, रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट, आई मीन व्हाट इज द रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज लॉन्ग एंड पैरोल, व्हाट इज आपका व्हाट इज आर्बिट्रेरीनेस जो सॉस्योर बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टिप्स पे अब याद हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लॉड लेविस स्ट्रॉस कौन थे, कब पैदा हुए थे, कौन सी सेंचुरी में आए, एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने काम किया, ही टुक सॉस्योर्स आइडियाज इनटू एंथ्रोपोलॉजी, और नया डिसिप्लिन फॉर्म हुआ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। क्लॉड लेविस स्ट्रॉस ने कौन सी बुक्स लिखी हैं जब उन्होंने सॉस्योर के आइडियाज को लेके आए और मिथ्स को एनालाइज किया, किनशिप को एनालाइज किया, रिचुअल्स को एनालाइज किया, तो कौन सी बुक्स में, अभी हम क्लॉड लेविस स्ट्रॉस के फिर आइडियाज बाद में पढ़ेंगे। ओके, once again, if you are liking the series, at least you can hit a like. Please share it, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, अपने ग्रुप्स में सेंड कर सकते हो, help spread this series. And if you wish to join the full course, please get in touch with me. The details are in the description box. ठीक है, see you.